हेलो बच्चों। पिछली सारी लेक्चर्स में हमने आवेश के बारे में पढ़ा और यह जाना कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब दोनों आवेश पॉजिटिव होते हैं या दोनों आवेश नेगेटिव होते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन उन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होता है, उन आवेशों के बीच लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम शुरू करने के पहले मैं आपको कूलाम के नियम की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त एक बता देता हूं। देखो, कूलाम का नियम तभी एप्लीकेबल होता है जब आवेश स्थिर और बिंदुवत हो। जब दोनों आवेश स्थिर हो और दोनों आवेश बिंदुवत हो। देखो ये क्या कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, रेडियस है इसकी r1 और इस पर चार्ज है q1, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है r2 और इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है q2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। अगर ये दूरी स्मॉल r इन आवेशों की स्वयं की त्रिज्या से बहुत अधिक हो, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r1 एंड r2, स्मॉल r r1 से भी बहुत बड़ा हो और स्मॉल r r2 से भी बहुत बड़ा हो, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, बिंदुवत। और स्थिर का मतलब इन आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r का मान बदलना नहीं चाहिए, स्मॉल r का मान नियत रहना चाहिए। यह है बेटा स्थिर का मतलब। ठीक है, देखो बेटा, जैसे ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, अच्छे से समझिएगा। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। आगे पूरा चैप्टर लगभग इसी पर डिपेंड करेगा। देखो बेटा, ये पॉइंट चार्ज q1 और डिस्टेंस r पे दूसरा पॉइंट चार्ज q2, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, और ये प्लस q1 और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे माइनस q2। देखो कूलाम का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल का परिमाण है ना, ये स्थिर बिंदुवत, ये मैंने बता दिया। इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, उस बल का जो परिमाण होगा, उस बल का जो मान होगा F, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। जैसे इस आवेश का परिमाण q1, इस आवेश का परिमाण q2। देखो परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों आवेशों का हमें सिर्फ मान लेना है, हमें ये प्लस माइनस का चिन्ह साथ में नहीं लेना। प्लस माइनस के चिन्ह से तो हमें इस बल की नेचर पता चलेगी कि ये बल रिपल्शन का है या ये बल अट्रैक्शन का है ना। अभी हम केवल बल का क्या निकाल रहे हैं, परिमाण निकाल रहे हैं। तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, उस बल का जो परिमाण होगा, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, इसका परिमाण q1, इसका परिमाण q2, गुणनफल q1 q2 के समानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी r। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब बेटा कि आवेशों का परिमाण अगर ज्यादा है, Q1 और Q2 का मान अगर ज्यादा है, तो बल का मान भी अधिक आएगा। ठीक है। और अगर उनके बीच की दूरी अधिक है, अगर R अधिक है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक चीज और देखो, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह बल लगता किधर है? इस बल की दिशा किधर होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग पे यह बल काम करेगा। ठीक है। जैसे इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, भाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो Q1 ने Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाया F, तो Q2 ने Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाया F। ठीक है। इसी लाइन पे बाहर की तरफ। ठीक है। और ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। Q1 Q2 को आकर्षित करेगा, Q2 Q1 को आकर्षित करेगा, तो ये जो बल लगेगा वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, लेकिन अंदर की ओर काम करेगा। ठीक है। तो जो बल है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे चलते हैं, देखो सॉरी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं, देखो ये आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा K। ठीक है। और ये जो K है, इस K को बोलते हैं अपन, ये जो K है इस K को बोला जाता है बेटा कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम नियतांक। ठीक है। ये जो K है, इस K का मान दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। K का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन से वो दो कारक हैं? देखो, पहला कारक है माध्यम की प्रकृति पर, कि जो दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, उनके बीच में मीडियम कौन सा है। ठीक है। उनके बीच कौन सा माध्यम है, वायु या निर्वात है, या कोई कुचालक माध्यम है, या कोई चालक माध्यम है ना। उस माध्यम की नेचर पर इस K का मान डिपेंड करता है। और दूसरा इसका मान डिपेंड करता है बेटा मात्रक पद्धति पर। ठीक है, कि कौन सी मात्रक पद्धति आप काम में ले रहे हो, MKS ले रहे हो, CGS ले रहे हो, FPS ले रहे हो, है ना। कौन सी मात्रक पद्धति में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उस मात्रक पद्धति पर भी K का मान डिपेंड करता है। अब हम इस K के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समीकरण नंबर 3 को एक बार हम साइड में लिख देते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। देखो, समीकरण नंबर 3 आया हमारे पास कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K को बोलते हैं कूलाम नियतांक, और कूलाम नियतांक का मान डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर व मात्रक पद्धति पर। अब बात करते हैं माध्यम की पहले, कि यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, तो
ये जो दो आवेश थे Q1 और Q2, दोनों के बीच में वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो तो K का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं मात्रक पद्धति की। एमकेएस सिस्टम में इसको अपन एक बार सॉल्व करते हैं। एमकेएस सिस्टम, देखो एमकेएस सिस्टम में जब इसको सॉल्व करेंगे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को जब हम एमकेएस सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो ये मात्रक कैसा आया। समीकरण नंबर 3 को देखो। समीकरण नंबर 3 से K बराबर क्या आ जाएगा बेटा? K बराबर आ जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बल, बल का मात्रक न्यूटन, R डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और आवेश कूलम, कूलम, कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है बेटा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये क्या चीज होती है आज के इस लेक्चर में मैं बताऊंगा थोड़ा आगे चल के। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखो अपन एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई के, 1/4 पाई के मान लिख दो सबका। 1/4 पाई कितना? 3.14, और के का वैल्यू कितना आया था अपने पास? 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो एप्सिलॉन नॉट आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको हल करने पर 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर नीचे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है एम केस में? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा अगर इसी चीज को, ये जो K का वैल्यू है वो मैंने एम केस में निकाला, अगर मैं इस K का वैल्यू सीजीएस में निकालूं तो कितना आता है? देखो एम केस वाले को अपन सीजीएस में चेंज कर लेते हैं। देखो K का एम केस में क्या आया था मान? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एम केस में क्या आया था? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसको सीजीएस में सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है ना? 11 वाला सारा पता होना चाहिए अपने को। 9 इंटू 10⁻⁹, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की जगह मैंने 10⁵ डाइन लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमें ये पता है, हमने आवेश का मात्रक पढ़ा था और हमने आया था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम में 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ये स्टेट कूलम्स का सीजीएस मात्रक होता है ना? तो कूलम स्क्वायर की जगह देखो क्या आ जाएगा? ये 9 इंटू 10⁻18, 9 इंटू 10⁻18 स्टेट कूलम स्क्वायर।
स्टेट कूलाम स्क्वायर किया, 9 से 9 गया, 9 5 4 18 से 18 गया, क्या आ गया बेटा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। ये इसका वैल्यू आ गया बेटा सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में तो K इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आता है, और सीजीएस सिस्टम में इसका मान आता है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। और इस फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन नॉट है वह एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है, एम के सिस्टम में इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं लगे हाथ, ये जो 1/4πε0 है इसका डायमेंशन, इसका विमा कितना होगा और एप्सिलॉन का विमा कितना होगा। देखो बेटा K इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। इसका यूनिट क्या आया था हमारे पास, इसका मात्रक क्या आया था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहीं से बना दो। देखो न्यूटन बल का विमा क्या होता है बेटा m1L1T-2, मीटर स्क्वायर का क्या हो गया बेटा L2, और कूलाम आवेश का क्या होता है बेटा T1A1, है ना, और कूलाम स्क्वायर करोगे तो बेटा T2A2। क्या आ जाएगा m1L3 T⁻⁻4 A⁻⁻2। ये आ गया बेटा K का विमीय सूत्र, है ना, 1/4πε0 का विमीय सूत्र। अब बात करते हैं केवल एप्सिलॉन का विमीय सूत्र। ये तो था आपके K का विमीय सूत्र या 1/4πε0 का विमीय सूत्र। अब एप्सिलॉन का विमीय सूत्र देखो बेटा, एप्सिलॉन का मात्रक क्या आया था, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा, तो ये सूत्र उल्टा कर देंगे, मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। क्या बन जाएगा बेटा m-1L-3T4E2। ठीक है, अच्छा बेटा, तो हमने बात करी माध्यम की, और माध्यम लिया वायु या निर्वात, और वायु या निर्वात में K का मान आया 1/4πε0। और जब इस K का मान 1/4πε0, इसको जब हमने एमकेएस सिस्टम में सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और जब सीजीएस सिस्टम में सॉल्व किया तो इसका मान आया 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलाम स्क्वायर। मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच कोई और माध्यम है, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम है, तो दोनों आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम है, ठीक है, वायु या निर्वात नहीं है, निर्वात के अलावा और कोई माध्यम है, तो फिर K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε। K इज इक्वल टू 1/4πε। यहां एप्सिलॉन क्या है, देखो वहां एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, और यहां एप्सिलॉन क्या है बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है।
विद्युतशीलता अभी जस्ट अपन पढ़ेंगे आगे, विद्युतशीलता क्या चीज होती है। ठीक है, देखो बेटा, तो जनरली दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 आ गया था। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, कि दो आवेश है निर्वात में है और निर्वात में उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, F वैक्यूम, फोर्स वैक्यूम। K का निर्वात वाला मान देखो, Q1 Q2 तो आ ही जाएगा, Q1 Q2 तो आ ही जाएगा। निर्वात में K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और निर्वात की जगह अगर ऐसा हो कि किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, कि दो आवेश किसी माध्यम में है तो किसी माध्यम में उनके बीच में जो बल लगेगा वो F मीडियम। ठीक है, Q1 Q2, K का माध्यम में मान है ना, माध्यम में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेटा परमिटिविटी की। देखो बेटा, हमने जो चित्र बनाया था तो उस चित्र से ये बात क्लियर हो जाती है कि जैसे एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, और जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस चित्र को देखने से, इस फिगर को देखने से हमारे सामने एक चीज तो क्लियर है कि ये जो विद्युत बल है ना वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। फिर ये बल क्यों लग रहा है, देखो बेटा, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आया था ना, आवेश के गुणधर्म में पढ़ा था कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जैसे ये भी स्थिर आवेश है, ये भी स्थिर आवेश है, इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा और इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, और बीच में कोई माध्यम है, वो माध्यम उस विद्युत क्षेत्र को अवशोषित करेगा, है ना। ये जो माध्यम है वो दोनों आवेशों द्वारा विद्युत क्षेत्र, कितने विद्युत क्षेत्र को खुद में से गुजरने की परमिशन देता है, वो है परमिटिविटी। ठीक है, इन दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस माध्यम में उसे होकर गुजरेगा, तो यह माध्यम कितने विद्युत क्षेत्र को स्वयं में से गुजरने की परमिशन देता है, वो है परमिटिविटी या विद्युतशीलता। ठीक है, किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र को अवशोषित करने की क्षमता को, किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र को
अवशोषित करने की क्षमता को या किसी माध्यम द्वारा स्वयं में से विद्युत क्षेत्र को गुजरने देने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, देखो बेटा क्या टॉपिक है अगला, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बेटा क्या है इसकी, ये क्या है बेटा, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ये माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। ठीक है, क्या परिभाषा बनती है? देखो यहां से एक परिभाषा बन जाएगी इसकी, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता की परिभाषा बन जाएगी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, एक परिभाषा तो इसकी ये बन गई। एक परिभाषा अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, उससे भी हम बना सकते हैं। देखो सुनना बेटा, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल क्या था? फॉर्मूला F वैक्यूम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। दो आवेश जब निर्वात में होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है F वैक्यूम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और जब वही दो आवेश किसी माध्यम में होते हैं तो F मीडियम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर मैं F वैक्यूम में F मीडियम का भाग दे दूं बेटा, F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम, देखो F वैक्यूम में भाग देते हैं Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें भाग देना है हमको Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, क्या बच गया बेटा? F वैक्यूम बटे F मीडियम एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन आर होता है। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये आप इसकी दूसरी परिभाषा बना सकते हो। देखो क्या बनती है परिभाषा, ये दो आवेशों के मध्य निर्वात में कार्यरत विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में कार्यरत विद्युत बल तथा उन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में कार्यरत विद्युत बल का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन आर है ना बेटा, ये एक मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि है। इसे एप्सिलॉन आर के फॉर्मूला बना हमारे पास, एक तो ये आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक ये भी बनाया एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप ध्यान से देखो, सेम ही भौतिक राशि का अनुपात है। विद्युतशीलता विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता,
ये माध्यम में बल, सॉरी ये निर्वात में बल और ये माध्यम में बल, सेम ही चीज आ रही है ना, ऊपर भी बल नीचे भी बल, ऊपर भी विद्युतशीलता नीचे भी विद्युतशीलता, तो मात्रक आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जैसे निर्वात में न्यूटन, यहां भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो ये जो एप्सिलॉन आर है वो मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि है। इसका मात्रक नहीं होता, इसकी विमा नहीं होती। इसका मान डिपेंड किस पर करता है? इसका मान डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका मान डिपेंड करता है किस पर? माध्यम की प्रकृति पर, कि अगर माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात में एप्सिलॉन आर 1 होता है। वायु या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। अगर माध्यम कुचालक है, कुचालक माध्यम में एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर माध्यम सुचालक है, कंडक्टिंग मीडियम है, तो एप्सिलॉन आर अनंत होगा। ठीक है, तो आज हमने कूलाम का नियम पढ़ा, परमिटिविटी पढ़ी और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा, इन सब की डिपेंडेंस पढ़ी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।